आपका एग्ज़ाम है 31 मार्च 2023 में। तो दिन तो रह गए हैं बहुत कम। तो जल्दी जल्दी से रिवीजन करने के लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर को गो थ्रू हो लेते हैं, जिसके साथ आपका सारा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको समझ लग जाएंगे। ओके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली की तरफ से इशू किया गया मॉडल टेस्ट पेपर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए। आपके पास देखिए जो सैम्पल पेपर है वो तो आपको हमारी ऐप से मिल जाएगा। आप जो ऐप का लिंक है वो मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट भी पिन कर दूंगा। आप एंड्रॉयड पर भी और iOS पे में हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जाके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको जो सैम्पल पेपर का PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके। अब मॉडल टेस्ट पेपर में हमारे पास 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं। जो भी आपका एग्ज़ाम एक्यूरेट होगा ना, जो 31 को होना है, उसमें आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे। वो उसके आगे सब क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि अकेले 6 क्वेश्चन करने हैं और तो चलो जी टाटा बाय बाय हो गया। ओके, ऐसा नहीं कुछ होगा। 6 क्वेश्चन है वो सारे के सारे करने कंपलसरी हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो क्वेश्चंस है उसके 20 सब सेक्शंस हैं, सब क्वेश्चंस हैं जिसको हम बोल सकते हैं। वो 20 के 20 ही आपको करने पड़ेंगे और उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन के बदले में। ठीक है, टोटल पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है 20 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा 4 मार्क्स का। वो एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें पैराग्राफ दिया होगा आपको, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे करने के लिए। वो 4 क्वेश्चन का एक एक नंबर होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने करने हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ओके। ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको, उसमें आपको 16 सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें 16 सब क्वेश्चन इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको दिए भी हुए हैं। वो भी एक एक मार्क्स के ही होंगे। तो उसको भी आप करोगे तो उसके आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके। आगे हम आपके फोर्थ क्वेश्चन में फोर ही सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपके मिलने वाले हैं। तो टोटल जे क्वेश्चन को आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ओके। और उसके बाद आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एनी आपको उसमें ऑप्शन दी जाएगी, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो 4 क्वेश्चन थे उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं थी, वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने जरूरी थे। लेकिन जो 5वां क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगी, उसमें से आपने कोई भी 5 करने होते हैं। ओके, तो हर एक के 4 नंबर होते हैं, तो टोटल ये सेक्शन आपका 20 नंबर का बन जाएगा। और लास्ट में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपने ओनली 2 क्वेश्चन करने हैं। आपको उसमें ऑप्शंस होंगी ज़्यादा। तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 करने हैं, तो टोटल ये सेक्शन आपका 12 नंबर का बनता है। ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ हमारे पास, देखिए, दिस क्वेश्चन हैज 20 सब सेक्शंस, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ईच आंसर विल कैरी 1 मार्क्स। ओके, हर एक आंसर का 1 नंबर आपको मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। ऑप्शंस हैं आपके पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक साइंस और नन ऑफ दीज। अब इकोनॉमिक साइंस, जो साइंटिफिक इकोनॉमिक्स है, जो भी उनकी साइंस है ना, उसको हम यूटिलाइज करके ही माइक्रो और मैक्रो दोनों ही इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो उसके उसकी फंक्शनैलिटी से इंटायर इकोनॉमी की स्टडी नहीं होती। वो कौन सी फंक्शनैलिटी है? माइक्रो और मैक्रो के बीच में आपकी कंफ्यूजन होनी चाहिए। मैक्रो आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसके नाम से पता चलता है, मैक्रो वो बड़ा है, इकोनॉमी एक बड़ी होती है। माइक्रो एक छोटा स्कोप होता है ना, माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी एक इंडस्ट्री के बीच में से एक फर्म की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी होती हैं जिसमें हम पूरे देश की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की स्टडी करते हैं। ओके,
तो आंसर आएगा हमारा बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन शुगर प्रोडक्शन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज शुगर केन? फर्स्ट ऑप्शन इज फाइनल गुड्स, सेकेंड ऑप्शन इज कैपिटल गुड्स, सी ऑप्शन है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स और डी है नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन समझने से पहले तीनों ऑप्शंस का मीनिंग देखिए। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं जिसकी फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती? वो फाइनल गुड्स हैं, उसको आपने कंज्यूम ही करना होता है, वो आपके लिए फाइनल है, ठीक है। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स यूज़ की जाती हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, जिसको फाइनल प्रोडक्ट में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। किसी भी मशीनरी वगैरह को आप बोल सकते हो कैपिटल गुड्स है वो, ओके। और इंटरमीडिएट गुड्स हमारी जो होती हैं वो किसी के लिए फाइनल होती हैं, लेकिन आगे जो फर्दर प्रोडक्शन करने वाला है उसके लिए वो बन जाती है फर्स्ट गुड्स, मींस रॉ मटेरियल, वो होती है इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। शुगर केन, शुगर की फैक्ट्री में क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज शुगर केन से हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसकी? शुगर की। हम शुगर बनाते हैं ना शुगर केन से, गन्ने से ही बनती है चीनी, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, ए ऑप्शन है हमारे पास रियल फ्लो, बी है मॉनेटरी फ्लो और सी है विड्रॉल और डी है रिटर्न। अब ऑप्शन ए का है रियल फ्लो। रियल फ्लो मीन्स किसी चीज का जो फ्लो चल रहा है ना एक्चुअल में, वो होता है रियल फ्लो। मॉनेटरी फ्लो मीन्स कैश का जो फ्लो चलता है मार्केट में, उसको हम मॉनेटरी फ्लो बोलते हैं, ठीक है। जो विड्रॉल है मीन्स मार्केट से कुछ निकालने को हम बोलते हैं विड्रॉल। और रिटर्न का मतलब है जो भी किसी फर्म को कुछ भी रिटर्न आ रहा है, कोई गुड्स आ रही है, सर्विस आ रही है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न, ओके। तो विड्रॉल एंड रिटर्न तो ऑप्शन इसके साथ रिलेट ही नहीं कर रही। तो मॉनेटरी फ्लो तो मनी के लिए हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन आपके लिए बचा रियल फ्लो। तो ऑप्शन ए ही आपका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड, ए ऑप्शन है एक्सचेंज सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है आपके कमोडिटी ऑफ फॉर कमोडिटी, और तीसरा है वाटर सिस्टम, और चौथा है ट्रांसफर सिस्टम। अब इसमें क्या है, एक्सचेंज सिस्टम, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, ट्रांसफर सिस्टम, ये ऑप्शंस जो हैं ये बहुत ही इन रियल ऑप्शंस हैं। ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। तो सिस्टम एक कौन सा बचा? वाटर सिस्टम। तो वाटर सिस्टम ही इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच बैंक हैज द राइट टू इशू करेंसी? ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक, बी है कमर्शियल बैंक, सी है कॉर्पोरेटिव बैंक और डी है नन ऑफ दीज। कमर्शियल बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होते हैं? कॉर्पोरेटिव बैंक एक कॉर्पोरेशन के लिए खोले जाते हैं कि किसी भी सहायता के लिए, जैसे ग्राम पंचायत कॉर्पोरेशन बैंक, उसमें क्या था, वो ग्राम पंचायत के लिए खोले गए थे, उनके साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए खोले गए थे, ठीक है। वो कॉर्पोरेशन बैंक नोट छापने के लिए नहीं खोला जाता। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो कमाई करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, लोन देते हैं लोगों से और डिपॉजिट लेते हैं, लोगों को लोन दे के और बाकी लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, वो कमर्शियल बैंक का काम है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ही वो बैंक होता है जो सारे बैंकिंग को या फिर करेंसी को मैनेज करता है। जो भी बैंकिंग सिस्टम है, सारे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो करेंसी भी रिलीज कौन करता है? सेंट्रल बैंक ही। तो ऑप्शन है आपके पास ए, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क व्हाट डज नॉट गेट वर्क, then the situation is known as, option A conflict unemployment, structural unemployment, involuntary unemployment, none of these। अब कन्फ्लिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जो लड़ाई झगड़े की वजह से हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमें जो पैसा हम मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा, या जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स
जब जो वर्कर अवेलेबल है मार्केट में काम करने के लिए, लेकिन जो कंपनी ऑफर कर रही है वो काम वो नहीं कर सकता। सपोज कंपनी को चाहिए अकाउंटेंट, लेकिन जो वर्कर बैठा हुआ है, जो जॉब करने के लिए इच्छुक है बंदा, वो है इंजीनियर, उसको अकाउंट्स का काम नहीं आता। इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयड। ओके। और लास्ट ऑप्शन में आपके लिए बच जाती हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। एक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड होता है जो अपनी इच्छा से कहता है मैंने नहीं काम करना यार, मैंने तो बेला ही रहना है, मैंने ऐश करनी है, ठीक है, पापा जी के सिर पे। ओके, वो होते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, वो तो काम ही नहीं करना चाहते। एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, मीन्स मार्केट में ही जॉब नहीं है, वो काम करने के लिए गिवन मनी पे तैयार है, पैसे जितने भी हैं उस पर ही काम करने के लिए रेडी है, लेकिन उसको काम मिल ही नहीं रहा। तो हमारा क्वेश्चन भी तो यही है ना कि पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर हो गया हमारा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफ रेटिफाइंग लेस डिमांड्स एंड मोर डिमांड। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइनेंशियल सिचुएशन रेक्टिफाई ना करे, ना ही डिमांड लेस और मोर के लिए कौन सी ऐसी सिचुएशन है नीचे जो हमें दी हुई है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहली ऑप्शन है, वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई पर। ओके, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू भी इम्पैक्ट डालता है, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग बढ़ाएगी अपनी। ओके, तो तीसरा है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के साथ कंट्री की डिमांड पर कोई असर नहीं होता, ना ही वो बढ़ती है ना ही वो कम होती है। फाइनेंशियल लॉसेस से तो डिमांड पर असर पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर, फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टैक्स इज अ वॉलंटरी पेमेंट, अ मैंडेटरी पेमेंट, अ लीगल पेमेंट, ऑल ऑफ दीज। अब टैक्स क्या होता है? मेनली टैक्स होता है जो गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है अपने सिटीजन पर या फिर इंडिविजुअल पर जो अर्निंग करते हैं। ओके, तो हमारी ऑप्शन बी होगा आंसर, अ मैंडेटरी पेमेंट। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, नन ऑफ दीज। ना तो बैलेंस ऑफ सर्विसेज है, ना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। हमारा बैलेंस बचा है ट्रेड का, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज अ ट्रेड। ओके, तो जो भी इसका नेट निकल के आएगा फिजिकल गुड्स का, उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वर प्रेजेंट इन द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ऑप्शन बी है स्टेगनेंट एंड स्लो इकोनॉमी, ऑप्शन सी है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, और डी है ऑल ऑफ दीज। इंडिपेंडेंस के टाइम अंडर डेवलप्ड तो थी ही हमारी, ना ही डेवलपिंग थी, ना ये डेवलप्ड थी, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट एंड स्लो इकोनॉमी भी थी, क्योंकि बहुत ही स्लो ग्रोथ थी, जस्ट हम इंडिपेंडेंट हुए ही थे उस टाइम, और ब्रिटिश राज हमें लूट लाट के जा चुका था यहाँ से। तो एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सेमी फेडरल भी थी, कहीं कहीं पर जिमीदारा चल रहा था अभी भी, इसलिए सेमी थी। ओके, तो आंसर इसका आएगा डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारा कुछ ही था उस टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हु इज अ चेयर पर्सन ऑफ NITI आयोग, नीति आयोग। ओके, ये तो आपको आंसर याद ही करना पड़ेगा। ये होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर ही चेयरपर्सन होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट है टेक्निकल प्रॉब्लम, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम, सी है हमारे पास ह्यूमन प्रॉब्लम, और डी है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, डी आंसर है, क्योंकि ये सारी ही प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर में चल रही हैं। टेक्निकली भी हमारा पंजाब तो काफ़ी आगे है टेक्निकली, लेकिन जो बिहार यूपी वगैरह है, जो छोटी स्टेटें हैं हमारी इंडिया की, वो अभी तक भी टेक्निकली इतने एम्पावर्ड नहीं है। अभी तक भी वो अपने बैल ही उसके साथ ही खेती करते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, सिलेक्ट द ट्रू और फॉल्स ऑप्शंस। अब ट्रू फॉल्स निकालना है इसमें पहले में। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी हैज़ बीन सेवरली लिमिटेड। अब नवी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ तो यही हुआ है कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल था ना इकोनॉमी में वो कम हो रहा है। ठीक है, जो भी है सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, प्राइवेट ही प्लेयर आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो है ट्रू, क्योंकि हमारे पास अब सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द रूरल पुअर। ऑप्शन ए है लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर, बी है एग्रीकल्चरल लेबरर, और सी है रूरल आर्टिसंस, और डी है ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही हमारे जो हैं रूरल पुअर ही हैं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगी डी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट है कमर्शियल बैंक, सेकंड रीजनल रूरल बैंक, थर्ड कॉर्पोरेटिव बैंक, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। अब ये कौन से के अंदर इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं जहाँ से हम उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये सारे ही बैंक काम करते हैं। कमर्शियल बैंक भी लोन देते हैं और रीजनल बैंक भी देते हैं, कोऑपरेटिव भी देते हैं। कोऑपरेटिव के पर्टिकुलर सोसाइटी को कोऑपरेटिव बना के उसका एक बैंक बन जाता है, उसमें नॉर्मल बंदा भी आके अप्लाई कर सकता है, लोन ले सकता है। तो आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, डी सेकंड है बेटर हेल्थ फैसिलिटी, थर्ड है माइग्रेशन, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। अब स्प्रेड ऑफ एजुकेशन होगा तो उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेट तो होगी ही होगी। ठीक है, अगर आप पढ़ाओगे नहीं किसी को तो वो एज ए कैपिटल कैसे काम कर पाएगा, उसने तो लेबर ही करनी है फिर। ठीक है, वो ह्यूमन कैपिटल क्या होती है हमारी कंट्री की, जो हमारे कैपेबल पर्सनस हैं, जो ज़्यादा अर्निंग कर सकें, ज़्यादा बिजनेसेस क्रिएट कर सकें, और लोगों को नौकरी दे सकें, जो सारे ह्यूमन फॉर्मेशन ही होती है, कैपिटल ही होती है। तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी, अगर कंट्री में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, अच्छी होंगी, तो ह्यूमन भी अच्छे रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइग्रेशन भी एक डिटर्मिनेंट्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अगर छोटी कंट्रियों से बंदे हमारे पास यहाँ पर आते हैं तो उससे भी हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है। जैसे कनाडा पूरा खाली था, लेकिन पंजाबियों ने वहाँ पर जा जा के पूरा कनाडा भर दिया है। अब वहाँ क्या है कि उन्होंने एक कैपिटल फॉर्मेशन की हुई है। हमारे पंजाबियों की वहाँ पर बहुत ही काम है अब, और वो ही सारा देश चला रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, आंसर डी। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया। ऑप्शन ए है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। और आंसर इसका आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज ही हैं। स्किल्ड भी हमारे जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, आपके आले दुआले में आपने देखा होगा ना, कितनों ने आपके सामने डिग्रियां की हुई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमटेक की हुई है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड हैं, अभी तक उनको जॉब नहीं मिल रही। जिस लेवल की वो जॉब ढूंढ रहे हैं वो जॉब उनको मिल नहीं रही। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो बंदे हो ही जाते हैं, जो आइसक्रीम वाले होते हैं, या फिर जो गर्मियों में जो कुछ बेचते हैं वो सियालों में नहीं बेच सकते, जो सर्दियों में बेच रहे हैं वो गर्मियों में नहीं बेच सकते। ऐसे सीजनल अनएम्प्लॉयड भी बंदे होते ही हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी हैं, जो अभी तक कहीं पे रोल पे नहीं है कि इसने कुछ किया भी है ज़िंदगी में, नहीं, उनको पता ही नहीं है। जैसे लेबर वगैरह है, उनका तो कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं है कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट देनी है कि नहीं देनी है। वो हिडन अनएम्प्लॉयड भी बहुत ज़्यादा बंदे हैं। आप लेबर शेड अपनी जेल में जाके देख सकते हो। तो इसका आंसर भी आएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। फर्स्ट है पेट्रोलियम, सेकंड है कोल, थर्ड है नेचुरल गैस, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। अब तीनों ही हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, पेट्रोलियम भी है इंडिया के पास, कोल भी है, और नेचुरल गैसेस तो हैं ही। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल, पॉजिटिव, नेगेटिव, नो कोरिलेशन, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। ना तो वो पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है, ना ही वो नो कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन तो होता है लेकिन एक उसमें होता है प्लस माइनस में, मीन्स एक से लेके एक तक, -1 से लेके +1 तक ऐसे होता है। वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ओके, तो नो कोरिलेशन भी ऑप्शन नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग से भी आप नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दीज ही आएगा। नेक्स्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडेक्स। पहला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दूसरा है जनरल प्राइस इंडेक्स, और तीसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और चौथा है प्राइस इंडेक्स नंबर। बाकी तीनों तो हैं ही इंडेक्स, उसके पीछे भी लिखा हुआ है। एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी आप देखते हो कितना हाई जा रहा है इंडिया में, उस हिसाब से ही आपकी जो सैलरीज हैं या इनकम जनरेशन है वो चेंज होती है, इनकम बढ़ती है, लोगों को बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे ही इंडेक्स हैं। डी जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो एक फॉर्मूला है, उसके साथ आप प्राइस इंडेक्सिंग कर सकते हो किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑप्शन डी इज द आंसर। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।